नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम वक्त पर आर या पार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। लोकसभा में वक्फ बिल पेश हो गया है, चर्चा जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए एक शेर कहा, किसी को बात कोई बदगुमा न समझे कि जमीन का दर्द कभी आसमान न समझे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बना दिया है कि उसमें वक्फ को बेशुमार अधिकार दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वक्फ बोर्ड इस संसद भवन की जमीन को भी अपना बता दे और आप इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने बिल पेश होने से पहले अपने अपने हिसाब से कई तर्क दिए हैं। इस बीच बरेली की प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत के प्रचारक और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज के हित में है, इससे मुसलमानों का विकास होगा। वहीं मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने वक्फ बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। भोपाल और दिल्ली से कुछ तस्वीरें देखने को मिली जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम आवाम, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वक्फ बिल के समर्थन में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। उन तख्तियों में मोदी का साथ देने की अपील की गई थी। भोपाल में तो वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने की खुशी में अल्पसंख्यकों की एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए तस्वीरें भी देखने को मिली। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर ये विधेयक संसद में पास हो जाता है तो ये हमारे लिए जंग की शुरुआत होगी। हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। AIMPLB के इस धमकी और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी में मथुरा, आगरा और लखनऊ की मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सूबे के कई मुस्लिम बहुल इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का सदन में दिया गया बयान तो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने बीजेपी पर न केवल मुसलमानों को आपस में बांटने का आरोप लगाया, बल्कि वक्फ संशोधन विधेयक को बीजेपी के लिए वाटरलू की लड़ाई साबित होना तक कह दिया। वहीं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल में संशोधन को संविधान सम्मत बताया और कहा कि संविधान का आर्टिकल 15 इसकी अनुमति देता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या एक संस्था के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करने पर इतना बवाल उचित है? क्या ऐलान जंग या वाटरलू की लड़ाई जैसे अल्फाज सौहार्द को बढ़ाने वाले हैं? क्या वक्फ संशोधन के जरिए मुस्लिमों को बांटने की कोशिश की जा रही है? क्या वक्फ के लाभार्थी मुसलमानों के साथ खड़ा होना सरकार के लिए अनुचित है? क्या राजनीतिक दल अब भी मुस्लिम वोट पाने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल, अहम सवाल, जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले जो खास मेहमान हैं उनमें से कांग्रेस की तरफ से असलम खुर्शीद जी अपना जवाब रखेंगे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता मयूर भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार शामिल रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो मयूर भाटिया जी, आपसे ही अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं आपसे कि मथुरा, आगरा, लखनऊ जैसे मिश्रित आबादी वाले इलाकों में आपको फोर्स तैनात करनी पड़ रही है, तो क्या बंदूक के साए में वक्फ बिल पास कराया जाएगा? देखिए, जहां तक वक्फ बोर्ड बिल का सवाल है, इसमें संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि जो भूमाफिया लोग इस कानून का जो कांग्रेस के टाइम में बना था उसका मिसयूज कर रहे हैं, जिससे जनता को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो उसमें अमेंडमेंट करना जरूरी ही नहीं, एक बहुत आवश्यक कदम है। और इससे जनता को और हमारे मुस्लिम समाज को किसी भी प्रकार की चोट या कोई भी आहत होने की जरूरत नहीं। आपने शायद पिछले दिनों में देखा होगा कि वक्फ बोर्ड के नाम पे लोग करते थे कि भाई कहीं पे भी वक्फ बोर्ड का किसी भी खाली जमीन पे उसे लगा दिया उसका बोर्ड और उस पे अगले दिन कुछ ही टाइम में कब्जा हो गया। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण लॉजिक है और जो बिल में लिखा हुआ है, जिसका अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते हुए सब लोग पार्लियामेंट में करा रहे हैं,
कि वक्फ बोर्ड का जब जमीन घोषित आप करते हैं उसके 6 महीने के अंदर अगर उसके ऊपर किसी सामने वाली पार्टी ने क्लेम नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है जो कांग्रेस के टाइम में लिखी गई है, इसके ऊपर ना तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार चलेगा ना हाई कोर्ट का अधिकार चलेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब हम और आप ये मानते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है, तो फिर इसमें इस बिल में ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है? अरे भाई, संविधान तो संविधान है, संविधान सबसे ऊंचा है, संविधान सबसे पहले है। तो कुछ भी हो, हाई कोर्ट में मैटर है या सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो मान्यता उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक। असलम खुर्शीद साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि अगर संशोधन बिल पास हो गया तो जंग की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है इसमें? मैं अनुरोध करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि 1995 में जब कांग्रेस ने ये बिल में संशोधन किया था, उस समय इनकी पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा जनता पार्टी ने या आरएसएस ने कोई विरोध किया था? क्यों ने विरोध किया? कौन सा विरोध दर्ज कराया अपना? ये विरोध दर्ज कराते कि ये पक्ष गलत है इसमें। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये सिर्फ बिल जो है बिल्कुल दूसरा बंदा है, और ये बिल सिर्फ इसलिए है कि इनका एक रोल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का खास तौर से, तो ये समय समय पर एक नया इश्यू पैदा करते हैं ताकि जो महंगाई बढ़ रही है, जो इनके अडानी अंबानी दोस्त हैं, उनको ये वक्त की जमीनें इलाज करा सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार में चल रहा है कि अडानी की कोठी जो बनी है, अंबानी की जो कोठी बनी है, वो भी वक्त की संपत्ति पे है। ये शरीयत का बिल है, और इसमें मुस्लिम जो हमारे एमपीज हैं, अभी पार्लियामेंट की मैं बहस सुन रहा था, उसमें इमरान मसूद साहब, इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो मुस्लिम एमपीज हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। एक अजीब और गरीब स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा हो रहा है कि जैसे क्रिमिनल्स के साथ जैसे सरकार पार्लियामेंट में हो गई, एक अजीब और गरीब हालात पैदा कर। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आलोक पांडे जी भी हैं। आलोक पांडे जी, इस बिल के पास हो जाने पर बार बार ये कहा जा रहा है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। अगर कोई चीज ठीक की जा रही है तो क्या इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, आपको लगता है? आलोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलोक पांडे जी, ठीक है। आलोक पांडे जी से मुझे लगता है मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। विनय जी के पास चलते हैं। विनय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विनय जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद देश का सांप्रदायिक सौहार्द एक बार फिर बिगड़ सकता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, इस उद्देश्य के लिए इसको किया गया है। मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी इसके बारे में जानकारी उनको मिलनी चाहिए, और अगर जो उद्देश्य है अगर उसकी जानकारी सही से लोगों को मिल जाए तो मुझे लगता है इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ गुमराह करने की भी बात चल रही है। उन बातों पर कुछ लोगों को आपत्ति भी है। पहले आप जानिए वक्फ है क्या। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति परोपकार के मकसद से समाज के लिए दान दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको इससे मदद मिले। तो वक्फ का जो उद्देश्य है, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड जो है उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। दुनिया के मुल्कों में अगर आप देखिएगा, दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं, तुर्की वगैरह अन्य देश है, जहां वक्फ की संपत्ति को तो खेती के लिए उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, ठीक। यहां तो जो संपत्ति है, कहा जाता है कि वक्फ के पास 8,70,000 ऐसी संपत्तियां हैं जिसकी पहचान हो चुकी है, और वक्फ के पास 9,50,000 एकड़ जमीन है। तो इसका सही सदुपयोग हो, इसका सही मैनेजमेंट हो, ठीक है, इसका रिकॉर्ड सही हो, इसके लिए ये सरकार कदम उठा रही है। ठीक है। आलोक पांडे जी,
क्या वक्फ संशोधन का सामाजिक और धार्मिक रूप से दूरगामी प्रभाव हो सकता है? क्या जो बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि इससे वैमनस्यता बढ़ जाएगी, वैमनस्यता बढ़ जाएगी, क्या ऐसा होगा? कोई कानून लाने से वैमनस्यता कैसे बढ़ जाएगी? अभी 1995 में और 2013 में वक्फ संशोधन करके इतने अनलिमिटेड अधिकार दे दिए थे, तो क्या तो वैमनस्यता उससे बढ़ गई। अगर अनलिमिटेड अधिकार देने से वैमनस्यता नहीं बढ़ रही थी तो उसे संविधान के दायरे में लाने से, न्यायालय के अधीन लाने से, कोई भी व्यवस्था न्यायालय के अधीन आ जाए, जस्टिस के नियंत्रण में रहे, उससे व्यवस्था कैसे बढ़ जाएगी? अव्यवस्था उन लोगों की बढ़ेगी जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अव्यवस्था उन लोगों को लगता है बढ़ जाएगी जो धर्म के आधार पर इस देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। पार्लियामेंट सोवरेन है ना, पार्लियामेंट तो किसी के लिए भी कानून बना सकती है, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी पंथ के लिए। तो जब 1995 में जब इसे भस्मासुर बनाया गया था और उसे और अल्ट्रा भस्मासुर 2013 में बनाया गया था, तब पंथनिरपेक्षता खतरे में पड़ी, ना देश में कोई संवैधानिक संकट खड़ा हुआ। तो इसलिए इस देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का विचार है वो पार्लियामेंट तय करता है। पार्लियामेंट में जो भी कानून बनेगा वो देश का मन माना जाएगा, देश की विचारधारा मानी जाएगी, देश की इच्छा मानी जाएगी। देश 5 साल में एक बार निर्णय लेता है और वो निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट जो निर्णय लेती है वो निर्णय देश का निर्णय माना जाता है बहुमत के आधार पर। इसलिए ये कहना कि इससे वैमनस्यता बढ़ेगी, इससे देश में भाईचारा टूटेगा, ये कुछ लोगों का अपना एक चिंतन हो सकता है, ये राष्ट्र का चिंतन नहीं है। इस देश में 125 संविधान संशोधन हो चुके, इस देश में आपातकाल लागू हो चुका, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार इंदिरा गांधी 1971 में खत्म करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपालों को सुरक्षित करने की एक नियम बना दिया था। तब तो ये देश नहीं खत्म हुआ। ये देश बहुत टॉलरेट है, इस देश पर रहने वाले लोगों के अंदर इंटॉलरेंस नहीं है। कुछ लोगों को, मुसलमानों को या किसी भी वर्ग को भ्रमित करके हम इंटॉलरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मीडिया में इंटॉलरेंस दिखाया जाता है उससे कम, बहुत कम लोगों के बीच में होता है। ये मैं प्रत्यक्षता जा करके मुस्लिम भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं तो वो इससे ज्यादा उसकी सहमति में है। और अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा है जब बीजेपी कोई कानून लेकर के आ रही है और मुस्लिम महिलाएं रोड पर उसके समर्थन में है। तो ये जो समर्थन है ये कैसे जो है वैमनस्यता को बढ़ा रहा है? क्या ये वैमनस्यता को बढ़ाने का संकेत है? जी ठीक है। मयूर भाटिया जी, जिस तरीके से वक्फ में जो संशोधन हो रहे हैं उनमें से गैर धर्मों के लोगों को भी वक्फ कमेटियों में शामिल किया जाएगा, क्या फिर ये आवाज़ नहीं उठेगी कि हिंदू ट्रस्ट समितियां उसमें भी गैर धर्म के लोगों को शामिल किया जाए? दूसरा, जैसे वक्फ बिल, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका जो दुरुपयोग होता है, बहुत सारे मठ, मंदिर और गुरुओं के पास जो संपत्ति है, क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे कि ये इनका भी तो दुरुपयोग बहुत सारी चीज़ों पर होता है? देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड में और जिस धर्म की आप बातें कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो हिंदू गुरुओं के मठ हो, उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो वक्फ बोर्ड की जो कांग्रेस के टाइम में जो बिल बना था उसमें जो लिखा हुआ है कि इसके जो वक्फ बोर्ड जो फैसला लेगा उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं चलेगा। देखिए, सबसे पहले ये गलत है। अगर हम संविधान को मानते हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो हिंदुस्तान में, या कोई भी मठ हो, या कोई भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो, उनको गवर्न करने के लिए हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस और समाजवादी के लोग, पार्टी के विपक्षी लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि संविधान के खिलाफ है। ठीक है, हमारी सरकार का एक कहना है कि इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिले थे। असीमित अधिकार का मतलब आप समझ गए होंगे। अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित करने और उसको पारदर्शिता बनाना है। और संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड में महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जो उन्होंने उसकी फाउंडेशन, उसको क्राइम, वक्फ बोर्ड को क्राइम की तरफ जो ले गए, जिससे भूमाफिया लोगों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को पहले वक्फ बोर्ड का घोषित कराया, फिर उसके बाद उसे नॉर्मल प्लॉटिंग करके बेच दिया। हमारी सरकार ये चाहती है, वक्फ बोर्ड को एक अच्छे काम के लिए बनाया गया है,
गरीबों को जगह देने के लिए, आश्रय देने के लिए बनाया गया है, ना कि उसको किसी खरीद फरोख्त के लिए बनाया गया है। इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसपे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट, कोई भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत है, कौन से समाज को हिस्सा नहीं मिलेगा? अरे भाई, कहने की बात यह है, आपने कोई अच्छी जमीन अलॉट करके समाज में दी, जिसका अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वक्फ बोर्ड जैसे चाहे उसे घुमाता रहे, किसी को बेच दे? नहीं भाई, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी और गवर्नमेंट के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हमारी जनसंख्या है, उसके काम में लगाया जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए, स्कूल बनाए जाए, उस अच्छे कामों के लिए उस लैंड को यूज किया जाए। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है किसी धर्म के खिलाफ है। बिल्कुल। असलम खुर्शीद साहब, हमेशा आप लोगों पर आरोप लगता है कि जब भी मुस्लिमों से जुड़े कोई भी सुधार केंद्र सरकार करती है, तब आप लोग एक भय दिखाते हो अल्पसंख्यक वर्ग को कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। धारा 370 हटाई गई, तब भी आप लोगों ने भय दिखाया कि अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 तलाक पर भी आप लोगों ने भय दिखाया अल्पसंख्यकों को। फिर उसके बाद सीएए आया तो आपने बता दिया कि देश से निकाल दिया जाएगा सीएए को। ये भय दिखाकर पॉलिटिक्स करने का जो प्रथा है, ये लगता नहीं आपको कि खत्म होनी चाहिए? नहीं, कांग्रेस जो है पार्टी, कभी कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के ईसाई का मामला कोई मतभेद नहीं किया। मैं भाई साहब अभी मुझे बता रहे थे कि वक्ती संपत्ति बेची जाती है। मैं समझता हूँ कि शायद मुझे जानकारी नहीं है कि वक्ती संपत्ति को बेचा गया होगा। कभी वक्ती संपत्ति कोई नहीं बेची जाती, और अगर कोई धोखाधड़ी करके बेच देता है तो उसके खिलाफ कानून है, उस कानून के तहत उसको मुकदमा कायम होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। पहली बात। दूसरी बात, इस वक्ती जमीन को किस समुदाय के लोगों ने किस समुदाय के लिए वक्त किया? ये मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुसलमानों के लिए वक्त किया। इसमें एक नया संशोधन करके टोटल सरकार जो है ये चाहती है कि दिन प्रतिदिन एक नया कानून लाए और उस गरीब लोगों को, उन लोगों को जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जिसको सारी पार्टियां मानती हैं कि तीसरे दर्जे का मुस्लिम वर्ग जो है वो तीसरे दर्जे में है, वो पढ़ाई में नहीं है, वो खाने में नहीं है, वो रोटी में नहीं है, वो कारोबार में नहीं है, उसको मानती है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुस्लिम वर्ग को जो है पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सब चीजों के तहत जो छोटी मोटी बातें हैं उनको आगे बढ़ा करके और ये इसका नाश करना चाहते हैं। ये बिल्कुल जगत के खिलाफ, गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ। जी ठीक है विनय भाई, कांग्रेस ने कभी भी कोई दृष्टिकोण की नीति नहीं अपनाई। कांग्रेस ने कभी हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई का कोई मतभेद नहीं किया। कभी कांग्रेस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने कभी भी किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कहा। हाँ, दबे कुचले अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वो कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी। जी ठीक है विनय भाई, वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है। अभी मैं इसका फिगर भी बताऊंगा आपको। इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, कहां कहां घपला हो रहा है, क्या आम मुसलमानों को जानने का हक नहीं है? इसीलिए तो ये कानून लाया जा रहा है, इसीलिए ये बिल लाया गया संसद में कि अगर ये बिल पास हो जाता है और ये कानून का रूप ले लेता है, संशोधन पास हो जाता है पार्लियामेंट से, तो पारदर्शिता रहेगी। और पारदर्शिता तमाम लोगों को, खास करके पसमानदा मुस्लिम को, महिलाओं को इसमें अधिकार मिलेगा। अब तक इन लोगों को अधिकार नहीं था। अब जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें 2 महिला रहेगी, 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे, जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपत्ति भी है। देखिए, बिल पर चर्चा अभी चल रही है। आज लोकसभा में, कल राज्यसभा में ये बिल पारित होगा। उसके बाद जब कानून का रूप ले लेगा तो ये मूल उद्देश्य जो है सरकार का है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसका इनकम छोटे छोटे देश में, अब सिंगापुर में अगर आप देखेंगे, वक्फ की बहुत कम प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां आमदनी बहुत ज्यादा है वक्फ को। उस तुलना में अगर भारत में देखेंगे तो वक्फ की आमदनी बहुत कम बताई जाती है। तो लाखों एकड़ जमीन होने के बाद अगर कम आमदनी हो रहा है तो ये आमदनी जा कहां रहा है? तो इन चीजों को देखने वाला अब होगा। और जब इस पर नजर होगी सरकार की और जब सारा चीज ट्रांसपेरेंट होगा तो जो आम लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि एक सरकार का कदम है। हालांकि कुछ बिंदु पर मुस्लिम भाइयों को थोड़ी नाराजगी है कि ये वक्फ बोर्ड में तो गैर हिंदू
गैर मुसलमानों को क्यों सदस्य बनाया जा रहा है, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जैसे हिंदू मंदिरों में नहीं दूसरे जाति के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को बनाया जाता है, तो उनकी भी ये मांग है। तो अभी तो चर्चा चल रही है पार्लियामेंट में। अब जब फाइनल बिल पास होगा, अभी चूंकि अमेंडमेंट भी हो सकता है, कुछ अमेंडमेंट हो, तो ये जब बिल अंतिम रूप से जब पास होगा तब इस पर और ज्यादा विस्तृत चर्चा की जा सकेगी। लेकिन सरकार का उद्देश्य यही है कि इसमें सबसे बड़ी बात पारदर्शिता को रखा गया है, और जो पसमंदा मुस्लिम है, जो महिला मुस्लिम है, महिलाओं को स्थान दिया गया। पहली बार महिला सदस्य इसकी बनेंगी, पहली बार पसमंदा का कोई सदस्य बनेगा, बोहरा समुदाय का सदस्य बनेगा, शेख सैयद समुदाय का। तो ये बड़ी बात है, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन इसमें मिलेगा, और जब तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा ये उपयोगी होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। आलोक पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल है ये। 1950 में, मुझे लगता है ये सारे फिगर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं दोहराए देता हूं। 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी, जो वर्ष 2009 में 4 लाख एकड़ हो गई। इसके बाद 2014 का फिगर देख लीजिए, 2014 में 6 लाख एकड़ जमीन हो गई, और अब वर्ष 2025 में देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति बन गई है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके जमीन कैसे बढ़ रही है, कहां से जमीन आ रही है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि अगर इतने दानदाता देश में मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, तो फिर ये आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? आरक्षण क्यों चाहिए इनको फिर? देखिए, ये जो वक्फ बाय यूजर है, ये इसकी दया है। जो 2013 में संशोधन करके वक्फ बाय यूजर, यदि किसी की जमीन, कोई जमीन अगर यूज कर रहा है तो भी वक्फ को दान दे सकता है। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं और मेरी जमीन आप यूज कर रहे हैं, आप ऐसा कहते हैं, तो आप मेरी जमीन को दान कर सकते हैं। और उसके अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मैं ट्रिब्यूनल में जाऊं, ट्रिब्यूनल में उन्हीं के लोग हैं, वो हम केस हार जाएंगे, उसका सामान्यतः हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। तो इस तरह से वक्फ बाय यूजर एक ऐसा दानो बनाया गया जमीन दान में, जिस दानों ने 4 लाख को 8.5 लाख कर दिया, 10 साल में 9.5 लाख कर दिया। एक ये बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि केवल मुसलमान ही, उसमें 2 नॉन मुस्लिम लोग भी रहेंगे, उसको और साथ मैंने जितना पढ़ा है उसमें ये है कि नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो अधिकारी होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कोई जरूरी नहीं कि नॉन मुस्लिम ही होंगे। ऐसा कोई कंपल्सरी नियम नहीं है कि उसमें नॉन मुस्लिम ही होंगे, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर उनको रखा जाएगा। तीसरी बात, अगर जब आते हैं, हमें देखते हैं कि जो इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए वक्फ बोर्ड, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये कई हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत को वक्फ बना लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके क्यों आते? ये हाई कोर्ट के निर्णय हैं, ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं। हाई कोर्ट तक चिंता जता चुके हैं कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा भस्मासुर के रूप में उभर रहा है जो भारत की जमीन को, सरकारी जमीनों को, प्रयाग में आपने देखा कुंभ के समय में, कुंभ हजारों साल से हो रहा है, 2200 साल पहले तो महात्मा बुद्ध ने कहा कुंभ में नहाने से, तो हजारों साल पुरानी परंपरा में भी वक्फ आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वक्फ एक ऐसा दानव के रूप में उभर रहा था जो एक दिन पूरा क्लेम कर देगा कि पूरा भारत उसका है। तो फिर इस देश की जो 125 करोड़ हिंदू है वो कहां रहे? तो इसलिए कोई भी ऐसा संगठन जो अनुत्तरदायी है, जो न्यायालय में जाने से वो न्यायालय से बड़ा हो जाए। आप आलोक सर, आप देखिए, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का मुख्यमंत्री, इस देश की पार्लियामेंट में जो नियम बनता है वो भी न्यायालय में जाकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस देश में वक्फ बोर्ड जो कानून बना दे, उसमें न्यायालय में सामान्यतः जाने का अधिकार नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि ये गरीब मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो हिंदू धर्म में हमारे मंदिरों से दान मिलता है वो तो सभी यूज करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है जिसमें 12,000 करोड़ रुपए की अर्जित आय होनी चाहिए, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का 163 करोड़ रुपए का अर्जन होता है, तो 1034 करोड़ रुपए मिनिमम प्रतिवर्ष वक्फ बोर्ड में घोटाला होता है। तो ये जो 1034 करोड़ का आर्थिक घोटाला है, प्रतिवर्ष ये न्यूनतम मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं तो लाखों करोड़ भी है। तो उस आर्थिक घोटाले के लिए मुसलमानों का एक वर्ग जो लाभ लेता है वो आंदोलनरत है, वही विरोध कर रहा है। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब बहुत मजबूत है, इन लोगों से हमारी तहजीब में, हमारे भाईचारे में कोई कमी नहीं आने वाली। जी बिल्कुल ठीक बात है आलोक पांडे जी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है
और चूंकि ये मामला बड़ा है और अभी लोकसभा में चर्चा भी चल रही है, लोकसभा में बिल पास हो जाना भी लाजमी है, चूंकि वहाँ पर नंबर्स एनडीए के पक्ष में है, कल राज्यसभा में भी पेश हो जाना तय माना जा रहा है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के पास 237 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के साथ अन्य को भी जोड़ दें तो ये संख्या 251 तक ही जाती है, जबकि बहुमत का नंबर 272 है। तो विपक्ष को लगता रहा है कि अगर 16 सांसद वाली टीडीपी और 12 सांसद वाली जेडीयू वक्फ बिल का विरोध कर दे तो गेम पलट सकता है, क्योंकि तब एनडीए का नंबर घटकर 265 हो जाएगा और बिल के विरोध में नंबर 277 पहुंच जाएगा। लेकिन टीडीपी और जेडीयू दोनों मजबूती के साथ सरकार के पक्ष में खड़े हैं। आप सबका मुझे मत मिला और आप सब ने अपने अपनी राय रखी। आप सबका शुक्रिया करूंगा। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 के साथ। नमस्कार।